दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में उपस्थित हैं हम नंदवंश के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हम नंदवंश के पतन के बारे में बात करेंगे। उत्थान के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में चर्चा की और बहुत सारी जानकारी मिली साक्ष्यों के माध्यम से और इस केसी श्रीवास्तव जी के बुक के माध्यम से और उनके अस्तित्व के बारे में, उनकी शक्ति और विस्तार के बारे में, धन संपन्नता के बारे में काफ़ी चीज़ें जानकारी मिली। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नंदवंश का पतन कैसे होता है और क्या कारण रहे जिसकी वजह से उनका पतन होता है। तो साक्ष्यों में वही साहित्यिक और पुरातात्विक और इस बुक का भी जहाँ से रहा है साक्ष्य लिए गए हैं। तो सबसे पहले विधिक चेतावनी ये है कि ये वीडियो एक सामाजिक जागृति और चेतना, इतिहास के प्रति समझ विकसित करने के लिए है, ना कि किसी विषय विशेषज्ञ के दृष्टिकोण से, बल्कि इसका मतलब ये है कि सामाजिक दृष्टिकोण में एक जो साहित्यिक चीज़ों की भरमार पड़ी है और काल्पनिक चीज़ों में जो वास्तविकता ढूंढे तो उसको ना ढूंढ के कहीं ना कहीं ऐतिहासिक चीज़ों में सत्यता ढूंढे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज शुरू की है। और एक संदर्भ और है कि बुद्ध और बुद्ध से संबंधित चीज़ें और उनके दृष्टिकोण से भारत की स्थिति, ये देखते हुए इस वीडियो को मैंने बनाया है। तो देखते हैं महापद्म नंद के उत्तराधिकारी और नंदवंश का पतन। तो जब भी हम ऐतिहासिक साक्ष्यों में दो तीन चीजें मिलती हैं। पहला तो पुराण आ जाता है, दूसरा बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आते हैं। तो यद्यपि पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या 8 मिलती है, जैसा बौद्ध ग्रंथों में मिलता है वैसा ही पुराणों में, लेकिन इनके जो शासन काल के बारे में है बहुत कम जानकारी मिलती है। कम जानकारी मिलने का एक कारण और है कि ये जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं जब अंग्रेजों के समय में पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना होती है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना होती है। इसके पहले प्राचीन भारत का इतिहास बहुत ही जानकारी के अभाव में था। तो इससे ये कह सकते हैं कि जानकारी बहुत कम मिल पाती है। तो ये बात सही है कि हमारा ज्ञान या इतिहासकारों का ज्ञान बहुत प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर बहुत ही संकुचित है, लेकिन जितना भी अभी भी उसकी खोजें चल रही हैं तो उससे जो चीजें होती हैं तो बदलाव आते रहते हैं और अपडेट होता रहता है। तो इस वंश का अंतिम जो राजा था वो धननंद का था। धननंद के बारे में जैसा कि बताया गया कि वो बहुत धनाढ्य था, संपत्ति उसके पास बहुत थी और उसने बहुत सारा जो है धन अर्जित कर रखा था। तो उसके समय में सिकंदर का आक्रमण भी हुआ था, लेकिन सिकंदर इनके साम्राज्य में आक्रमण नहीं किया था उसने। सिकंदर के आक्रमण की बात जब आती है तो राजा आंभी की भी बात आनी चाहिए और उसकी बात नहीं की जाती है। ज्यादातर नंदवंश के शासकों की बात की जाती है कि धननंद ने जो उस समय तक्षशिला के जो टीचर थे, शिक्षक थे, आचार्य थे, चाणक्य, उनको अपमानित किया। तो ये अलग दूसरी बात है। यहाँ यूनानी साक्ष्य मिलते हैं जो उसे यूनानी लेखकों यानी कि ग्रीस या यूनान के लेखकों ने धननंद को अग्रमीज यानी उग्रसेन का पुत्र कहा है। यूनानी लेखों के अनुसार उसके पास असीम सेना तथा अतुल संपत्ति थी। ये तो सही बात है और संपत्ति भी थी, अकूत संपत्ति थी उसके पास। कार्टियस ने ये बात प्रमाणित की है। कार्टियस ने कहा कि उसके पास 2,20,000 के करीब अश्वारोही यानी घुड़सवार थे
और 2 लाख पैदल सेना थी, 2000 रथ थे, 3000 हाथी थे। तो ये विशाल सेना थी। तो इसका मतलब इसका जो साम्राज्य था बहुत विस्तार था इसका। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत के दक्षिण तक, और पूरब में कलिंग, जो पूरब दक्षिण की दिशा में फैला कलिंग तक था। तो ये बहुत ही विशाल साम्राज्य के राजा हुए। और भद्रसाल इनका जो है सेनापति था धनानंद का। उसका साम्राज्य बहुत विशाल था, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक तथा पश्चिम में सिंधु नदी से पूरब में मगध तक फैला हुआ था। पूर्वी दक्षिण में कलिंग भी इसके अंतर्गत आता था। अब देखिए इसमें जो आगे बात कहेगी वो लोभी शासक था। धनानंद के बारे में लोभी शब्द का प्रयोग होता है, जिसे धन संग्रह का व्यसन था, यानी कि उसकी आदत थी। धननंद कहलाता था क्योंकि उसे धन बटोरने का व्यसन था। उसने 80 करोड़ धनराशि गंगा के भीतर पर्वत गुफा में छिपा दी थी। तो ये धन जो उसने जो है संग्रह किया और रखने के लिए घर में रखा, अपने यहाँ रखा, और पब्लिक इससे संतुष्ट नहीं थी, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तो टैक्स बहुत लगाए। एक चीज और मिलती है इसमें, जो सब लोग नाखुश थे, कोई भी उससे खुश नहीं था, ऐसा बताया जाता है। नंद राजा के पास अतुल संपत्ति, जिसको पाटली यानी पाटलिपुत्र में, यानी पटना, आज का जो पटना है वही पाटलिपुत्र या पटना कहा जाता था, जिसे पाली भाषा में पालीबुत्र के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो देवनागरी लिपि में बताया गया है पाटलिपुत्र। तो उसने संचित किया तथा फिर गंगा में की धारा में फेंकवा दे। इसी प्रकार कथा सरित सागर से कुछ जानकारी मिलती है कि नंदों के पास 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। ये कथा सरित सागर में साक्ष्य दिया गया है, किंतु अपनी असीम शक्ति तथा संपत्ति के बावजूद भी वह जनता का विश्वास नहीं प्राप्त कर सका। जनता इसके विरोध में थी या नहीं थी, ये एक अलग विषय है, लेकिन अधिक संपत्ति होना इस बात का प्रमाण है कि टैक्स सबसे अधिक ज्यादा लिया जाता था। तो संपत्ति राजा के पास तभी होती है जब प्रजा से टैक्स वसूली ज्यादा होगी, ये तो निश्चित था। एक दूसरी बात और कही गई है कि प्रतिष्ठित ब्राह्मण, उसने शासनकाल में जो जनमत था, उपेक्षा थी। एक चीज और, प्रतिष्ठित ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित किया था। ये बात जो है विशेष तौर से कही गई है, और इसका जो है साक्ष्य किसके आधार पर है ये नहीं मालूम होता है, लेकिन ये बात अलग से डाली गई लगती है। तो मान लेते हैं कि उसने ब्राह्मण का या कौटिल्य चाणक्य का अपमान किया था। लेकिन इसके पहले जब हम विचार करते हैं और पीछे देखते हैं कि कौटिल्य चाणक्य ने सुझाव आंभी को नहीं दिया, तक्षशिला के जो शासक आंभी था उसको सुझाव नहीं दिया, उसको नहीं समझा पाए, आखिर क्यों? और नंदवंश के खिलाफ ही क्यों हुए, जबकि नंदवंश की इतनी संपत्ति और इतनी सेना थी विशाल कि नंदवंश के प्रभुत्व और समृद्धशाली शासन के बारे में जानकर ही जो सिकंदर की सेना थी उनके हौसले पस्त हो गए और वो इधर आक्रमण नहीं करते हैं। तो ये विरोधाभास लगता है। और दूसरे सेंटेंस में ये बात की, इतनी सी बात जहां पर आक्रमण करना या सिकंदर का आना मुश्किल लगा या हुआ, तो वहां पर एक ब्राह्मण चाणक्य अपमानित हुआ, और ब्राह्मण चाणक्य जब अपमानित हुए तो उन्होंने संकल्प लिया और नंदवंश का खात्मा करके चंद्रगुप्त को स्थापित किया। तो ये थी नंदवंश का ऐसे होता है पतन।
बहुत ही नाटकीय ढंग से केवल एक चीज, इतना समृद्धशाली, इतना वो विशाल साम्राज्य कैसे नष्ट हुआ होगा, ये जनता के विरोध में होने से बात समझ में आती है। लेकिन कहीं न कहीं जब राजतंत्र था उस समय, ये तो राजतंत्र की बात है, तो अगर विचार किया जाए तो इतनी सी बात के लिए केवल साम्राज्य नहीं खत्म हुआ होगा। कहीं न कहीं सैनिकों का, अधिकारियों का भी असंतोष रहना रहा होगा, नहीं तभी जो ये साम्राज्य खत्म हुआ, नहीं तो इतना आसानी से नहीं खत्म हो जाता। अब हम बात करते हैं इसके महत्व के बारे में। नंद वंश का महत्व क्या रहा और क्या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसमें बताया गया है कि नंद वंश का क्या कारण रहा होगा। इस प्रकार एक शक्तिशाली राजवंश का अंत हुआ। नंद राजाओं का शासनकाल भारतीय इतिहास के पृष्ठों में अपना एक अलग महत्व रखता है। ये बात तो सही है। अभी तक के जो राजवंश थे, चाहे वो हर्यक वंश हो या शिशुनाग वंश हो, उनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। यह भारत के सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का महत्वपूर्ण पहलू है। अब ये बात किस दृष्टिकोण से कही गई है कि यह भारत के सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक दृष्टि से इसे निम्न वर्ग के उत्कर्ष का प्रतीक माना जा सकता है। एक पॉइंट इसमें मिलता है कि जब उस समय इनको, चूंकि नंद वंश के जो शासक थे, इनको शूद्र वर्ण का बताया गया है। और शूद्र वर्ण क्यों थे, ये वेद और पुराण के ज्ञाता नहीं रहे होंगे शायद, इसीलिए, या जन्मना वर्ण व्यवस्था हो गई थी उस समय, इसलिए ये शूद्र वर्ण के थे। तो शूद्र वर्ण का उस समय ये आंदोलन और राजनीतिक अधिकार के प्रति जागरूकता और वर्चस्व का महत्व स्थापित करता है। तो इस दृष्टिकोण से इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में, जिसको तथाकथित वैदिक ज्ञाता लोगों ने, पुराणों के ज्ञाता लोगों ने, या वर्ण व्यवस्था को पोषित करने वाले लोगों ने जो 4 वर्णों की व्यवस्था की थी, उसमें निचले वर्ण पर जो रखे जाने वाले व्यक्ति थे, उनको शासक बनता हुआ इन्होंने देखा। उसका राजनीतिक महत्व इस तथ्य में निहित है कि इस वंश के राजाओं ने उत्तर भारत में सर्वप्रथम एक छत्र शासन की स्थापना की। बहुत बड़ा साम्राज्य था जो इन्होंने अपने अंडर में लिया हुआ था, और उसका मेन कारण ये था कि इनके पास बहुत अच्छी सेना थी, ज्यादा सेना थी, टैक्स ज्यादा वसूली होती थी, धन खूब था। तो निश्चित रूप से कर्मचारी अधिकारियों को धन देके या सेना को पोषित करके साम्राज्य को संरक्षित या सुरक्षित रखा गया होगा। उन्होंने एक ऐसी सेना तैयार की थी जिसका उपयोग परवर्ती मगध राजाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों को रोकने तथा भारतीय सीमा में अपने राज्य का विस्तार करने में किया। देखिए, जो काम इन्होंने किए वो राजनीतिक दृष्टिकोण से और सामरिक दृष्टिकोण से भी आने वाले प्रवर्ती या इनके उत्तराधिकारी राजाओं के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल के रूप में या शक्ति के रूप में साबित हुए, जिससे बाद के राजाओं ने इस सेना का उपयोग करके न केवल अपने साम्राज्य का को सुरक्षित रखा, बल्कि विदेशी आक्रमण जो हुए उनसे भी उन्होंने मुकाबला किया। नंद राजाओं के समय में मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली था, आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली साम्राज्य बन गया था। नंदों की अतुल संपत्ति को देखते हुए यह अनुमान करना स्वाभाविक है कि हिमालय पार के देशों के साथ उनका व्यापारिक संबंध था, व्यापार होता होगा, ऐसा उनकी समृद्धशाली जो व्यवस्था से पता चलता है। साइबेरिया की ओर से स्वर्ण मंगाते थे, और जेनोफोन साइरोपेडिया से पता चलता है कि भारत का एक शक्तिशाली राजा पश्चिमी एशियाई देशों के झगड़ों की मध्यस्थता करने की इच्छा रखता था। यानी जो उस समय की व्यवस्था थी, तो उसमें
जो मगध का साम्राज्य और नंद वंश था वो बहुत ही अहम भूमिका रखता था उस समय। एशियाई जो राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, मध्यस्थता करता था, तो वर्चस्वशाली साम्राज्य था ये। इस भारतीय शासक को अत्यंत धनी व्यक्ति कहा गया है, जिसका संकेत नंदवंश के शासक धननंद की ओर से ही है। 7वीं सदी के चीनी यात्री वेनसांग ने भी नंदों की अतुल संपत्ति की कहानी सुनी थी। उसके अनुसार पाटलिपुत्र में 5 स्तूप थे, हाँ, जो नंद राजा के 7 बहुमूल्य पदार्थों द्वारा संचित कोषागारों का प्रतिनिधित्व करते थे। अब देखिए, इसमें जो चीनी यात्री वेनसांग जब आए होंगे तो उन्होंने पाटलिपुत्र यानी पटना या पालीबुत्र, पाली में जो कहा गया है, 5 स्तूप थे वहां पर, जो नंद राजा के 7 बहुमूल्य पदार्थों द्वारा रचित कोषागारों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो स्तूप का मतलब ये था कि यहाँ पर अभी बुद्धिस्ट परंपरा या बुद्धिस्ट विचारधारा से नंदवंश प्रभावित थे। स्पष्ट रूप से इसमें नहीं कहा जा रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस बात की पुष्टि होती है कि 7 पदार्थों या 7 बहुमूल्य पदार्थों द्वारा संचित कोषागारों का प्रतिनिधित्व करते हैं ये 5 स्तूप। मगध की आर्थिक समृद्धि ने राजधानी पाटलिपुत्र को शिक्षा एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र बना दिया। अब शिक्षा और साहित्य का जब प्रमुख केंद्र बनाया तो शिक्षा किस भाषा में होती थी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जा रहा है। क्या पढ़ाए जाते थे? वेद पढ़ाए जाते थे या पुराण पढ़ाए जाते थे या पाली साहित्य पढ़ाया जाता था या प्राकृत साहित्य पढ़ाया जाता था या किस तरह का विद्यालय रहे होंगे, इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी आगे हम करेंगे। तो प्रमुख केंद्र बना शिक्षा का। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे। अब जो व्याकरण के पंडित और ज्ञानी थे वो इनके मित्र थे और उन्होंने पाटलिपुत्र में ही रहकर शिक्षा पाई थी। वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन जैसे विद्वान भी नंद काल में ही उत्पन्न हुए थे। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। अब देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि नंद शासक जो थे वो जैन विचारधारा को मानते थे तथा उन्होंने अपने शासन में कई जैन मंत्रियों को नियुक्त किया था। इनमें प्रथम मंत्री कल्पक था, जिसकी सहायता से महापद्मनंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला था। देखिए, कल्पक जो इनका मंत्री था वो एक जैन था। ये चूंकि जैन अगर होता जैनियों में, लेकिन राजसत्ता की बात है तो वहां पर हिंसा, लेकिन जैनियों में अहिंसा को सिरे से खारिज, हिंसा को सिरे से खारिज किया है और अहिंसा का पालन करने वाले जैन थे। लेकिन तो क्षत्रियों का समूल या समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला था कल्पक की सहायता से। धननंद ने जैन अमात्य शाक्टाल तथा स्थूलभद्र से, धननंद के जैन अमात्य जो थे, अमात्य थे वो भी जैन विचारधारा संबंधित थे। एक नाम शाक्टाल और दूसरे का स्थूलभद्र। मुद्रा राक्षस एक रचना है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस से भी नंदों का जैन मतानुयायी होना सुनिश्चित होता है। तो मुद्रा राक्षस में भी ऐसा पता चलता है कि ये जैन मतानुयायी थे। तो यहाँ पर ये बात बताई गई कि जो नंद वंश के राजा थे वो जैन परंपरा को मानने वाले थे, बुद्धिज्म को नहीं मानने वाले थे। लेकिन जो प्रतीकात्मक चीजें मिलती हैं, स्तूप जो मिलता है वो बुद्धिज्म का होता है, बुद्धिज्म की व्यवस्था का अंग है, वो मिलता है इसमें। तो इस प्रकार नंद राजाओं के काल में मगध साम्राज्य राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ। बुद्धकालीन राजतंत्रों में मगध ही अंततोगत्वा सर्वाधिक शक्ति संपन्न साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। तो बुद्धकालीन राजतंत्र में, जो बुद्ध के समय राजतंत्र की व्यवस्था थी, उसमें सब जो है राजतंत्र आके बाद के
वंशों ने मगध में ही शामिल कर लिया और एक मगध बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य बना। इसके लिए मगध शासकों की शक्ति के साथ ही साथ प्राकृतिक कारण भी कम सहायक नहीं थे। यानी नेचुरल जो एटमॉस्फेयर था, जो नेचुरल सर्कमस्टांसेस थी, उसमें कहीं ना कहीं हेल्पफुल नहीं वो चीजें, जिसकी वजह से मगध का इतना उत्कर्ष हो सका। कई कारण रहे। मगध की दोनों राजधानियां राजगृह तथा पाटलिपुत्र, राजगृह और पाटलिपुत्र ये दो राजधानियां रहीं और दोनों ही सुरक्षित थीं सामरिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टिकोण से सुरक्षित थीं। राजगृह पहाड़ियों से घिरी होने के कारण शत्रुओं द्वारा सुगमता से जीती नहीं जा सकती थी। इसकी तो चार पांच पहाड़ियों से घिरे होने के कारण इसकी सुरक्षा होती थी। बाहरी आक्रमण होने की संभावना बहुत ही कम रहती थी। तो इसी प्रकार पाटलिपुत्र या पटना नदियों से घिरी होने के कारण यह सुरक्षित थी। इस प्रकार पहाड़ों तथा नदियों ने तत्काल परिवेश में, तत्कालीन समय में मगध की सुरक्षा भित्ति का कार्य किया। यानी एक ऐसी दीवार बन गई, पहाड़ियों की दीवार हो गई, नदियों का एक ऐसा घेराव हो गया जिससे पटना सुरक्षित रही। तो ये सब कारण थे जिस वजह से ये मगध का इतना शक्तिशाली उत्कर्ष हो सका। इस प्रकार पहाड़ों तथा नदियों ने परिवेश में मगध की सुरक्षा भित्ति का कार्य किया। सीमावर्ती वन प्रदेश से मगध के शासकों ने हाथियों को प्राप्त कर शक्तिशाली गज सेना का गठन किया। गज सेना, हाथियों की सेना। मगध के क्षेत्र में कच्चा लोहा तथा तांबा जैसे खनिज पदार्थों की बहुलता थी। ये भी है, जो लौह अयस्क वगैरह थे, ये समृद्ध भंडार थे, जिसके कारण यहाँ पर युद्ध के लिए या खेती के लिए हल का प्रयोग, युद्ध में तलवार और भाले का प्रयोग, इन चीजों का प्रयोग बढ़ा और आसानी से उपलब्ध हुए। तो ये कहीं ना कहीं साम्राज्य विस्तार में एक सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। ईसा पूर्व 5वीं सदी से ही मगध पूर्वी भाग में उत्तरापथ के व्यापारिक मार्ग को नियंत्रित करता था। उत्तर के व्यापारिक मार्ग को नियंत्रित करता था। यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से भी मगध का जो ये साम्राज्य था वो काफी केंद्र रहा। अजातशत्रु के काल में मगध गंगा नदी के दोनों तटों पर नियंत्रण हो गया। तो अजातशत्रु के समय में ही गंगा नदी के दोनों तट पर मगध का अधिकार हो गया था, इस पार या उस पार, दोनों तरफ ही। यहां से कई व्यापारिक मार्ग होकर जाते थे। तक्षशिला से प्राप्त आहत सिक्कों, पंच मार्क्ड कॉइन्स, यानी आहत सिक्के से पता चलता है कि सिकंदर के समय में मगध के सिक्के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में काफी प्रचलित थे। ईसा पूर्व 5वीं सदी के अंत तक मगध समस्त उत्तरापथ के व्यापार का नियंता बन बैठा। मगध की इस आर्थिक समृद्धि ने भी साम्राज्यवाद के विकास में प्रमुख योगदान दिया। तो इस प्रकार मगध महत्वपूर्ण और राज्य बन के उभरा। इसमें हम देखिए तुलना करते हैं कि बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का कार्यकाल, बिंबिसार यानी हर्यक वंश से लेकर और नंद वंश के समय तक का जो पुराणों के अनुसार राजा वंशावली मिलती है और नाम मिलते हैं। राजा का नाम शिशुनाग, पहला राजा शिशुनाग मिलता है। इसका राज्यकाल 40 वर्ष का रहा, ये पुराणों में लिखा है। शिशुनाग के बाद काकवण या कालाशोक, ये 26 वर्ष तक शासन किया। क्षेमधर्मन जो 36 वर्ष तक शासन करता है। क्षेमजित अथवा छत्रौजस जो 24 वर्ष तक शासन करता है। बिंबिसार जो 28 वर्ष तक शासन करता है। अजातशत्रु जो 27 वर्ष तक शासन करता है। दर्शक जो 24 वर्ष तक शासन करता है। उदाइन जो 33 वर्ष तक राज करता है। नंदिवर्धन जो 40 वर्ष तक राज्य करता है और महानंदिन जो 43 वर्ष तक राज्य करता है। महापदम तथा उसके 8 पुत्र 100 वर्ष तक, कुछ विद्वानों के अनुसार 40 वर्ष तक
राज करते हैं। तो ये क्रम संख्या जो शुरू होती है, पुराणों के अनुसार क्रम दिया गया, शिशुनाग, काकवर्ण, क्षेम, धर्मन, क्षेम, जित, बिंबिसार, अजातशत्रु, दर्शक, उदायन, नंदिवर्धन, महानंदिन, महापद्म। ये पुराणों की क्रमागत वर्णन है। लेकिन बौद्ध साहित्य में क्या मिलता है, बौद्ध साहित्य में थोड़ा सा डिफरेंस है। बौद्ध साहित्य में जो वंशावली मिलती है, सबसे पहले उन्होंने हर्यक वंश का जिक्र किया है और प्रथम राजा बताया है बिंबिसार। हर्यक वंश जिसका शासनकाल रहता है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, और उसमें बिंबिसार होता है, उसने 52 वर्ष शासन किया। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व के बीच उसका 52 वर्ष का शासनकाल रहता है। अजातशत्रु दूसरा शासक होता है हर्यक वंश का, जो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के बीच शासन करता है। तो इसका 32 वर्ष का शासनकाल लगभग होता है। उदायन तथा उसके उत्तराधिकारी 48 वर्ष तक शासन करते हैं, 460 से 412 ईसा पूर्व। फिर शैशुनाग वंश आ जाता है, हर्यक वंश, शैशुनाग वंश। शैशुनाग वंश का प्रारंभ होता है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं ये लोग। शैशुनाग वंश का पहला शासक था शिशुनाग, दूसरा काकवर्ण, और उसके तीसरे जो शासक होते हैं तीसरे क्रम में, उसके 10 पुत्र होते हैं काकवर्ण के, जो 22 वर्ष तक शासन करते हैं, 366 से 344 ईसा पूर्व तक। और फिर आता है नंद वंश, जो 344 ईसा पूर्व से 324 या 23 ईसा पूर्व तक जिनका शासनकाल रहता है, और इनका उग्रसेन से महापद्म तथा 8 पुत्र जो बाद में होते हैं, इनका 22 वर्ष का शासनकाल होता है। तो इस प्रकार ये हर्यक वंश और शैशुनाग वंशों की जो वंशावली है, लेकिन सबसे ज्यादा सटीक प्रतीत होती है बौद्ध साहित्य के अनुसार, क्योंकि बौद्धों का जो क्रम है वो सही लगता है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम बनाएंगे अभी प्राचीन काल में जो विदेशी आक्रमण हुए, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और शायद पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, सिकंदर का आक्रमण होता है। तो ये चीजें अगर हो गई हैं तो देखेंगे, नहीं हुई हैं तो हम विदेशी आक्रमण के बारे में, प्राचीन सिकंदर का आक्रमण होता है और भी कई आक्रमण होते हैं, तो उसकी बात करेंगे। नहीं तो फिर हम लोग आगे अगले विषय में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए और देखिए, और ये जानकारी आपको सही लगेगी कि इतिहास के प्रति जानकारी लेने के लिए